माय चैनल। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में कि एंगुलर के प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। कहीं इसके कॉन्स तो ज़्यादा नहीं है, कहीं मैं गलत फ्रेमवर्क तो नहीं पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली उसके बारे में पता होना चाहिए कि प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। यार मतलब ये फ्रेमवर्क मैं जो पढ़ रहा हूँ वो कितना अच्छा है, वो कितनी फीचर्स दे रहा है और कितने उसके प्रॉब्लम है। तो कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, फ्रेमवर्क पढ़ रहे हो, कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, तो उसके प्रोस कॉन्स भी देख लो, सो दैट उसका करियर के हिसाब से या फिर डिमांड कितना, वो सब चीज़ें भी आपको पता चल जाएगी और कितना फ्यूचर में वो हिट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए मेरी स्क्रीन, अब जैसे दिख रहा है आपको प्रोज है, तो कुछ फैक्टर्स हैं मैंने आइडेंटिफाई किए पूरा पढ़ के स्टडी करके, और मैं जितना मुझे पता है, और ये उसके कॉन्स हैं एंड कुछ मैं टिप्स बताने वाला हूँ एंड में कि क्या टिप्स है और कंक्लूजन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले प्रोज क्या है। तो सबसे बड़ा फीचर्स मैं आपको बोल सकता हूँ टू वे डेटा बाइंडिंग है। टू वे डेटा बाइंडिंग मतलब सिंपल है, व्यू और कंपोनेंट जो व्यू को कंट्रोल करता है। आप व्यू में कुछ चेंज करते हो, रिफ्लेक्ट होता है कंट्रोलर में कुछ चेंज करते हो, व्यू में रिफ्लेक्ट होता है। अब आप बोलोगे यार इसके लिए तो कोडिंग कुछ नहीं करना है, ये फ्रेमवर्क करके देता है। समझ रहे हो, सबसे बड़ा फीचर्स ये फ्रेमवर्क करके दे रहा है। मतलब व्यू से कंट्रोलर से व्यू, जो भी चेंजेस हैं टू वे डायरेक्शनल, आपको कुछ करना नहीं है, वो हो जाएगा। फ्रेमवर्क देता है, उसके लिए एनजी मॉडल करके आता है, वो बाद में देखेंगे। तो ये सबसे बड़ा फीचर है। दूसरी बात है एमवीसी आर्किटेक्चर, यार सबसे अच्छा फीचर है एमवीसी आर्किटेक्चर। आपका कोड क्लीन होता है, कचरे ऐसा इधर उधर नहीं होता, कोई कुछ भी कर रहा है। मतलब एक ही क्लास डेटा फेच करने का भी काम करता है, एक ही क्लास यूआई रेंडरिंग का भी काम करता है, एक ही क्लास यूआई को कंट्रोल, मतलब सब कचरा एक ही जैसा है। कल जाके कुछ चेंज करना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यहाँ चेंज करने पे ये फट रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। आपका जब भी आप हमेशा याद रखिए, आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कुछ भी बनाइए, आपका जब भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है ना, वो एमवीसी आर्किटेक्चर होना ही चाहिए उसमें। एमवीसी मतलब आप सिंपल है, आपका जो डेटा सेट है, जहाँ आपका डेटा स्टोर है, जहाँ आपका डेटा मॉडल है, वो आपका मॉडल में होना चाहिए। व्यू जो भी आपका फ्रंट एंड डिज़ाइन है, जो दिखने वाला है फ्रंट एंड डिज़ाइन है, वो आपका व्यू में रख दो। कंट्रोलर क्या हो गया यार, कंट्रोलर मतलब वो हो गया जो यूआई को भी कंट्रोल करेगा, मॉडल से भी बात करेगा। तो यूआई को जो डेटा चाहिए रहेगा, वो उसको पता चलेगा, वो क्या बोलेगा, मॉडल से बोलेगा डेटा दो यार। डेटा लेने के बाद वही चीज़ लेगा, अपने में कुछ रखेगा जो उसको कंडीशनिंग करनी है, और वही यूआई को देगा। तो कंट्रोलर वो आर्किटेक्चर यार बहुत अच्छा है, वो मतलब हर चीज़ में होना चाहिए, और वो एंगुलर फ्रेमवर्क में बहुत अच्छे से है, मतलब बहुत अच्छे से। तो ये पूरा पैटर्न ये फॉलो करता है। तो और क्या चाहिए आपको, आपका पूरा कोड क्लीन रहेगा, सिंपल रहेगा, मतलब कोड पूरा क्लीन रहेगा। मतलब कल जाके उसमें और भी चीज़ें ऐड करना है, सब मतलब बंदे को पता रहेगा कि कौन सी चीज़ क्या कर रही है, कौन सी चीज़ क्या कर रही है। ऐसा नहीं कि एक ही क्लास सब कुछ कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। अब कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर मतलब हर एक चीज़ के लिए कंपोनेंट बना दो यार। मतलब आपको कुछ सपोज आपको कुछ एम्प्लॉय का कुछ रिकॉर्ड है, या फिर एम्प्लॉय से रिलेटेड आप उसका एक कंपोनेंट बना दो। बैंक से रिलेटेड है, उसका कुछ बना दो। हर एक मतलब जो कंपोनेंट आपको बनाना है ऊपर से, कि मतलब इसके लिए कंपोनेंट बना देता है, उसके लिए कंपोनेंट बना देता है, उसके लिए हेडर के लिए कंपोनेंट, फुटर के लिए कंपोनेंट, इसके लिए कंपोनेंट, मेन डेव के साइड नेव के लिए कंपोनेंट आप बना दो। तो ये उनका कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। फिर उसके बाद मॉड्यूल जो मैंने इंट्रो वाले में भी बताया था। मॉड्यूल्स मतलब सिंपल है, इनका मॉड्यूलर पूरा डिज़ाइन है कि एक काम करो, आपको जो भी चीज़ें हैं आप उनको मतलब जैसे कंपोनेंट ले लो, साइड में एक सर्विसेज ले लो, डायरेक्टिव्स ले लो, जो भी चीज़ें पाइप्स ले लो, जितने भी क्लासेस हैं इन सबको साथ में रख लो। और ये क्या करें, इसी चीज़ों को एक साथ रख के एक मॉडल बनती है। अब इनको साथ में रखने से क्या होगा, कल जाके दूसरे मॉडल के साथ इजीली इंटीग्रेट करके आप एक नया एप्लीकेशन बना सको। तो जितनी भी है पूरी फंक्शनैलिटी एक आप जैसे बोल सकते एक जगह पे रख दो, और उसी को एक बार कंबाइन करके दूसरे मॉडल से कंबाइन करके आप अपना एक एप्लीकेशन बना सकते हो। तो ये मॉड्यूलर बेस है। उसका डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। अब बोलो डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो आपको पता ही रहेगा, बाकी लैंग्वेज में भी जैसे कोई क्लास है, और क्लास सब लोग क्लास जेड है। अब क्लास जेड को एग्जिस्ट होने के लिए क्लास ए पे डिपेंड है। मतलब क्लास ए जब बना रहेगा तभी क्लास जेड काम कर सकता है। तो दैट इज़ अ डिपेंडेंसी। अब एक है कि आप मैनुअली ये करो कि यार क्लास जेड जब भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो क्लास ए का भी ऑब्जेक्ट बना लो। कल पता चला कि क्लास ए का ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है, क्लास ए मान लो आप क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना रहे हो कंस्ट्रक्टर करके, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कल जाके एक क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है नहीं, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है, तो आपको तो बार बार चेंज करना पड़ रहा है ना।
क्लास ए में चेंज हो रहा है, जेड में क्यों चेंज कर रहे हो आप? सो दैट इज़ काइंड ऑफ डिपेंडेंसी। तो उसके लिए मैनुअली आज के टाइम पे नहीं होता, मैनुअली नहीं चलता है, पहले होता था तो मैनुअली नहीं होता। तो उसके लिए क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन आ गया। अब बहुत ढेर सारे फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली वो खुद बना के देते हैं, मतलब आपको जो रिक्वायर ऑब्जेक्ट है ना आपको खुद बना के देंगे और आपके कंस्ट्रक्टर में आपको ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, बस आपको यूज़ करना है। वो ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, वो आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। इंटायर हेडेक इज टेकन बाय द फ्रेमवर्क, ठीक है, जैसे स्प्रिंग में होता है, जैसे इसमें है एंगुलर में। तो पूरा फ्रेमवर्क वो लेगा, वो क्या करेगा, आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसमें भी है, आपको ऑब्जेक्ट ऐसे कंस्ट्रक्टर में पास करके देगा, आप या यूज़ करो, जो करना है आपको करो, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है RxJS एफिशिएंट असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, मतलब जब भी आप HTTP पे कोई भी दूसरे सर्वर से डेटा वेटा फेच करो, या फिर कहीं से भी आप, मैं बोल सकता हूँ कहीं से भी, या फिर आपका फ्रंट एंड है, आप बैक एंड से ही डेटा फेच कर रहे हो, आपको डेटा असिंक्रोनसली फेच करना है या फिर सिंक्रोनसली फेच करना है, जैसा भी फेच करना है, उस केस में RxJS सबसे ज़्यादा बेस्ट एफिशिएंट है। तो मोस्टली असिंक्रोनस के लिए यूज़ होता है, जैसे भी आपको असिंक्रोनसली डेटा फेच करना है बैक एंड से, तो उस केस में RxJS सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद एक और फीचर में जैसे बताया नहीं, इसमें HTTP करके जब भी आपको कोई भी मतलब बैकएंड से या फिर कोई भी सर्वर से डेटा फेच करना है, तो इनकी API है HTTP गेट का, HTTP करके आप उनको फेच कर लो इजीली उस API के थ्रू, HTTP क्लाइंट करके। वो भी अगेन आप मतलब वो आगे देखेंगे, बस ये मैं ये बताना चाहूँगा कि इनके पास ढेर सारी API है जो कि बैकएंड से डेटा को कंज्यूम करने के लिए HTTP गेट है, ठीक है। तो आप किसी भी सर्वर से डेटा वेटा फेच करके कंज्यूम कर सकते हो। एंगुलर CLI एंड अपडेट, एंगुलर CLI में ये बोलूँगा कि सबसे बड़ा मतलब फीचर है, सबसे बड़ा एंगुलर CLI आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बना के दे देता है, आपको कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है, अगर वर्जनिंग अपडेट है तो भी वर्जनिंग, सपोज आप 6 से 7 पे जाना चाहते हो, वो भी इजीली अपडेट हो जाता है, वो सब पूरा हेडेक एंगुलर CLI कर देता है। तो अपडेशन का आपका कोई हेडेक, अगर जैसे आप 6 में हो, वर्जन 7 आए, वर्जन 7 में अपडेट करना है, वो भी एंगुलर CLI काम करता है, और आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाने का तो काम करता ही है। तो एंगुलर CLI सबसे बड़ा USP है एंगुलर का। उसके बाद कस्टम डायरेक्टर, अब कस्टम डायरेक्टर क्या है, अब अभी आपको थोड़ा नहीं समझेगा, जैसे ढेर सारे NG4 है, NGIF है, ढेर सारी चीज़ें हैं, NG स्विच करके हैं, NG मॉडल करके है, ये सब इतनी डायरेक्टली है ना, मतलब आप कभी कभी क्या होता है ना, UI ना आपको कंडीशनली रेंडरिंग करना होता है, मतलब ये हुआ तो ये दिखना चाहिए, ये हुआ तो ये होना चाहिए, ये ऐसा हुआ था लेफ्ट में, ये हुआ तो ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा हुआ था, इतना डेटा यार, ये मैं कोड मेरे को तो UI में दिखाना है, कोड के थ्रू कैसे कंट्रोल करूँगा? ये सब चीज़ें कंट्रोलिंग जो होती है ना UI में रेंडरिंग करने का, वो भी आप इजीली कर सकते हो। इसके लिए उन्होंने एंगुलर ने ढेर सारे NG डायरेक्टर्स दिए हैं, आप उसको यूज़ करो और कंडीशनली रेंडरिंग आप बहुत अच्छे से एंगुलर में कर सकते हो, बहुत अच्छे से। मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार जब मैं आपको उसके बारे में उसके वीडियोस बनाऊंगा ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि बहुत अच्छे समझेगा। उसके बाद क्या है, टाइपस्क्रिप्ट उन्होंने पूरा एंगुलर ही टाइपस्क्रिप्ट पे बनाया, और पूरा जो डेवलपमेंट है टाइपस्क्रिप्ट में है। तो आपका जो भी पूरा डिज़ाइन होगा पूरा क्रिस्टल क्लीन होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। आप जावास्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसमें ही लिखो कॉम्प्लेक्स, बट अगर आप टाइपस्क्रिप्ट में लिखोगे तो काफ़ी क्लीन होगा, और इंडस्ट्री यही फॉलो करती है, तो अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी मैं बोलूँगा तो इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप गिट पे देख लो, जहाँ भी देख लो, बहुत सारी कम्युनिटी है, मतलब इनकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको कुछ इशू आता है तो आप स्टैक ओवरफ्लो, जिधर मतलब आप गूगल करोगे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि यार इसका तो मुझे कुछ लिंक ही नहीं मिला, कहीं मैं फंस गया तो कोई गाइड करने के लिए नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है इनकी, मैं कैसे करूँ, क्या सॉल्व करूँ, बहुत गंदा फ्रेमवर्क है, मैं कहाँ से इसमें फंस गया। तो ऐसा कुछ नहीं आपको लगेगा, बहुत इनकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, और आपको जो भी चीज़ों में फंसोगे आप क्वेरी करोगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। रीयूजेबिलिटी मतलब मैं जैसे बता रहा था, कंपोनेंट बना लो, उसको रीयूज़ कर लो, मॉडल बना लो, रीयूज़ कर लो। तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर ही ऐसा किया है ना, कि पहले से स्ट्रक्चर ऐसा बनाया कि आप इसको रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट में लाए उन्होंने। रीयूजेबिलिटी मतलब कर सको, रीडेबिलिटी मतलब ऑब्वियसली अगर हर एक चीज़ को MVC आर्किटेक्चर में रखा है, चीज़ों को अच्छे से कैटर किया है, तो रीडेबिलिटी भी इनकी हाई है। मेंटेबिलिटी, अगर अगेन इनका स्ट्रक्चर अच्छा है तो मेंटेबिलिटी भी इनकी बहुत अच्छी है। अब कॉन्स बोलेंगे तो वर्बोस एंड कॉम्प्लेक्स। वर्बोस मतलब मैं बोलूँगा कि इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है और ढेर सारी चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें मतलब जैसे कोड अगर आप देखने जाओगे, मैं ऐसा सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, अगर मैं कल आपको बैठा दिया React.js का सैम्पल प्रोजेक्ट दिखा दिया और एक एंगुलर का, तो थोड़ा सा आप एंगुलर देख के डर जाओगे,
मैं एक सैम्पल मैं भी जब भी देखा था पहले टाइम, थोड़ा आप डर जाओगे, बोलोगे यार ये तो एंगुलर मुझे नहीं सीखना है, बहुत सी चीज़ें लफड़ा है, ऐसा ऐसा है, कंपोनेंट बनाओ, ये बनाओ, इधर से कंपोनेंट में ये मेटा डेटा इंडेक्स डॉट ये वो ऐसा करे। आप बोलोगे रिएक्ट अच्छा है यार, उसमें कंपोनेंट है, उसी में सब कुछ है, उसमें रेंडर फंक्शन है, ऐसा जो भी है। आपको एक टाइम पे लगेगा ऐसा कि रिएक्ट अच्छा है, बट मैं यही बोलूँगा एक टाइम पे आप थोड़ा सा आप टाइम दे के आप इसको अच्छे से समझोगे तो बहुत बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। आपकी कोडिंग स्किल बहुत सी चीज़ें अच्छी हो जाएगी, आपको मॉड्यूलर कंसेप्ट पता चल जाएंगे। तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है, वर्बोस एंड कॉम्प्लेक्स है। वर्बोस मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसा, ये कंपोनेंट ऐसा है, वैसा है, मॉड्यूलर ये वैसा वैसा, ये इसमें मेटा डेटा ऐसा वैसा, तो थोड़ी सी वर्बोस है, वर्ड्स में बहुत ज़्यादा हैं, तो कभी कभी लोग थोड़ा डर जाते हैं और कॉम्प्लेक्स लगता है। स्टीप लर्निंग कर्व मतलब ये थोड़ा सा लर्निंग कर्व है, काफ़ी ऐसा नहीं है कि मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा नहीं है। विद द टाइम आप फटाफट लर्न करते जा रहे हो, थोड़ा सा स्लो है। मतलब जैसे अब स्टार्ट में ऐसा नहीं है कि आप तुरंत फटाफट समझ जाओगे, बट ये अगर सामने वाले बंदे के ऊपर है। बट लोग ऐसा एक जनरल ओवरव्यू है कि थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रेमवर्क। बट ऑब्वियसली अगर आप हर चीज़ को, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कंपोनेंट बेस्ड है, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, तो उसको थोड़ा तो सीखने में टाइम जाएगा। बट एक बार आप सीख गए तो उसके लिए तो आपको हेडेक लेने की ज़रूरत है, उसके बाद तो आपको सब मज़े ही मज़े हैं। फिर उसके बाद माइग्रेशन फ्रॉम, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज माइग्रेशन फ्रॉम एंगुलर जेएस टू एंगुलर टाइम कंज्यूमिंग। तो ऑब्वियसली क्या है कि थोड़ा सा एंगुलर जेएस में किसी ने बनाया है, तब वो सोचते हैं कि यार एंगुलर जेएस जो आपका जावास्क्रिप्ट में था, अब तो सोच रहे हैं यार मैं एंगुलर में मूव कर लेता हूँ। तो उतना सिंपल नहीं है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। एक्चुअली एंगुलर टीम ने भी उसके लिए टूल्स भी बना के दिए हैं, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ऑब्वियसली वो पूरा बहुत सारे कोड चेंजेस किए थे उन्होंने एंगुलर में शिफ्ट के, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो उसका इशू है कि किसी का अगर प्रोजेक्ट एंगुलर जेएस में उसको मूव करना है तो थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग है। दैट्स इट, ये आज के वीडियो में इतना ही था। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप इसको देखिए, और अगर आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे बताइए। और मैंने ट्राई किया कि आपको प्रोज कॉन्स बताऊं, और प्रोज कॉन्स बताऊं, ये मैंने बताया। उसके बाद टिप्स बचे, टिप्स मैं बताता हूँ कि जो यार स्टाइल है इनका, फोल्डर स्ट्रक्चर वैसे ही फॉलो करो। आपको सर्विस बनाना है तो सर्विस लिखो, सर्विस जनरेट करो एंगुलर CLI से। कंपोनेंट जनरेट करना है तो कंपोनेंट से एंगुलर CLI से यूज़ कर लो। मॉड्यूल बनाना है तो मॉड्यूल एंगुलर CLI से बना लो। जैसा है वैसा करो, तब आपको मज़ा आएगा। वरना कभी कभी कुछ एरर आते हैं तो आपको समझता नहीं है, इंजेक्शन के एरर आते हैं, कभी कभी छोटी मोटी चीज़ से भी आते हैं, तो समझता नहीं आपको। ऑब्वियसली दूसरा पॉइंट है कि CLI यूज़ करो, जनरेट ऑल फाइल, क्योंकि वो हर चीज़ वो करके दे देता है। आप अपने मैनुअली करने जाओगे कर सकते हो, बट यहाँ छोड़ दोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों करना हेडेक, जब एंगुलर CLI सब कुछ करके दे रहा है। यूज़ सर्विसेज टू हैंडल एरर्स, मतलब ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि अगर सर्विस आपका है, कुछ डेटाबेस से फेच करा जो भी कर रहा है, तो वहाँ आप क्या बोलते हैं, एरर कैच करो, उसको हैंडल करो यार, हैंडल करो कि जब वो क्योंकि जब वो डेटा आप देने वाले हो कंट्रोलर को, तो उसको पता होना चाहिए इसमें एरर है। तो वो आप चीज़ हैंडल करने का देख लो, उसको अच्छे से हैंडल करो अगर वो फेच कर रहा है तो। फिर क्रिएट सर्विसेज विद वेल डिफाइंड पर्पस, मतलब सर्विसेज डिफाइन करो तो उसका एक प्रॉपर वो होना चाहिए कि ये सर्विस कर रहा है क्या। फिर उसका लेजी लोडिंग यार सिंपल है कि अगर आपके मेन कंपोनेंट में 4-5 कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ऐसा है जिसको इनिशियली रेंडरिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसके रोक के रखो, उसको बाद में रेंडरिंग करो। उसको अभी रेंडरिंग करने की ज़रूरत नहीं है तो उसको रोक सकते हैं। दैट इज़ अ लेजी लोडिंग। फिर उसके बाद क्या, गार्ड राउट टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। अब इसमें गार्ड राउट मतलब जैसे आपके वेबसाइट है, तो आप चाहते हो कि यार कोई भी पेज एक्सेस ना कर ले, आप चाहते हो किसी पेज को रोकना चाहते हो, एक्सेस नहीं अलाउ करना चाहते हो, अनऑथराइज। और मतलब सिंपल है कि मतलब आप कोई हर एक पेज को गार्ड करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि यही पेज को ही एक्सेस दे, इसको दे, उसको दे, इसको ना दे, तो उसके लिए आप गार्डिंग भी करो, सबसे अच्छा है। फिर उसके बाद राइट कॉमन कंपोनेंट एंड पाइप दैट कैन बी शेयर्ड अक्रॉस द फीचर मॉड्यूल। मतलब सिंपल है, आपका कोई सर्विस का क्लास है जो सेम है और बाकी सब कंपोनेंट यूज़ करने वाले, तो उसके कॉमन सर्विस क्लास बना दो और उसमें वो चीज़ें लिखो और बाकी यूज़ करें। तो ये सब टिप्स हैं। तो आई होप ये आपको टिप्स समझी होंगी, अच्छी लगी होंगी। उसके बाद मैं कंक्लूजन में यही बोलूँगा कि सबसे डायनेमिक फ्रेमवर्क है, डायनेमिक एप्लीकेशन बनाना है, और आज के टाइम में जो भी वेब एप्लीकेशन है उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है सब ये फुलफ़िल करता है। तो आप ब्लाइंडली जा सकते हो, बहुत अच्छा है। और इसके जो वास्ट फीचर्स हैं इसको यूनिक बनाते हैं, एंड इट्स प्रोवाइड ए चांस टू क्रिएट एक्सीलेंट एंड सक्सेसफुल वेब एप्लीकेशन।
तो इसके यूनिक जो फीचर्स है ना, इसी को मार्केट में अकेला स्टैंड अलोन खड़ा करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कुछ कमेंट है, कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो भी है, और वीडियो को देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।